जय जोहार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी स्टडीज को बहुत बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। आप सभी को साथियों बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो साथियों आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में। इस लेक्चर में ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के बारे में आगे कुछ चर्चा करेंगे। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों। टॉपिक का नाम रहेगा डीएनए और आरएनए वर्ड के बारे में, डीएनए के बारे में और डीएनए का कंपैरिजन आरएनए के बारे में। तो हमने क्या सीखा था ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में? हमें पता चला था जो ऐसी स्ट्रेन होती है वो क्या होती है, वायरुलेंट होती है, और ये जो मुसवा है उसमें डेथ कॉज करवा देती है। आर स्ट्रेन क्या होती है, नॉन वायरुलेंट होती है, और ये माउस को किसी भी तरीके का डेंजर क्रिएट नहीं करती है। हमने पढ़ा था कि जो एस स्ट्रेन जो होती है, जब इसे हीटेड किया जाएगा या हीट किल किया जाएगा एस स्ट्रेन को, तो उस कंडीशन में माउस जो है वो सरवाइव कर जाता है। हमने ये पढ़ा था फिर कि जो एस स्ट्रेन है जिसको हम क्या कर रहे हैं साथियों, हीट किल कर रहे हैं, हीट किल कर रहे हैं। लेकिन साथ में जब हम आर स्ट्रेन को लाते हैं और दोनों का एक सॉल्यूशन बनाते हैं और इसको जब माउस में इंजेक्ट करते हैं, तो हमें पता चलता है साथियों कि माउस की क्या हो गई, डेथ हो गई, माउस किल हो गया। तो इससे ये पता चला हमें साथियों कि जो आर स्ट्रेन है साथियों, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है साथियों, इसमें क्या आ गया, चेंजेस आ गया। क्या आ गया? चेंजेस आ गया। किसके प्रेजेंस के कारण चेंजेस आया साथियों? तो आप कहेंगे सर एस स्ट्रेन के प्रेजेंस के कारण आर स्ट्रेन में एक मॉडिफिकेशन आ गया। आर स्ट्रेन के जेनेटिक मेकअप में एक मॉडिफिकेशन आ जाता है। किस कारण से? एस स्ट्रेन जो कि हीट किल्ड फॉर्म में प्रेजेंट था, उसके कारण से आर स्ट्रेन में चेंजेस आ गया। इस प्रोसेस को ही क्या कहा गया था? ट्रांसफॉर्मेशन कहा गया था, है ना। क्या कहा गया था साथियों? ट्रांसफॉर्मेशन कहा गया था। उसी चीज को हमने यहां पे लिखा है, एस स्ट्रेन इज वायरुलेंट एंड कॉज निमोनिया इन माइस एंड डाइड व्हेन इन्फेक्टेड, है ना। किस वजह से उसकी डेथ हो जा रही है? क्योंकि वो निमोनिया से इन्फेक्टेड हो जा रहा है। उसके बाद हमने क्या सीखा था, जो आर स्ट्रेन जो होती है साथियों, ये क्या होती है, नॉन वायरुलेंट होती है एंड डज नॉट कॉज निमोनिया इन माइस व्हेन इन्फेक्टेड, है ना। जो आर स्ट्रेन है वो नॉन वायरुलेंट है और माइस में निमोनिया कॉज नहीं करती है। हीट किल्ड एस स्ट्रेन इज नॉन वायरुलेंट एंड डज नॉट कॉज निमोनिया, है ना। हीट किल्ड जो एस स्ट्रेन जो होती है वो किस तरीके का होता है, नॉन वायरुलेंट होता है। एस स्ट्रेन अगर हीट किल्ड रहे तब, और क्या वो निमोनिया कॉज कर रहा है क्या माइस में? नहीं कर रहा है। द हीट किल्ड एस स्ट्रेन मिक्स्ड विथ लाइव आर स्ट्रेन, है ना, इंजेक्टेड इनटू माइस, द माइस डेवलप निमोनिया एंड डाइड, है ना। तो क्या हो रहा है, एस स्ट्रेन को हमने क्या क्या, हीट किल करा, लेकिन आर स्ट्रेन तो अलाइव था, है ना, वो तो जीवित फॉर्म में था। और फिर हमने जब दोनों का मिक्सचर तैयार किया और माइस में इंजेक्ट किया, तो हमें ये पता चला आर स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एस स्ट्रेन विच इज ऑलरेडी हीट किल्ड। लेकिन माइस की क्या हो गई, उस केस में निमोनिया से वो इन्फेक्टेड हो गया, जिसके कारण माइस क्या हो गया, डेथ हो गई उसकी। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। तो हमें रिजल्ट क्या मिला साथियों, स्ट्रेन बैक्टीरिया, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय द हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया।
है ना। तो हमें क्या रिजल्ट मिला कि जो आर स्ट्रेन है वो जो बैक्टीरिया है वो ट्रांसफॉर्म हो गया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, है ना। इसी प्रोसेस को क्या बोला गया दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन कहा गया। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी साथियों। तो अगर आपको ये चीज समझ में आई है और ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में अगर कोई भी डाउट नहीं है तो हम आगे की कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। और लास्ट लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो फटाफट से साथियों मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दीजिए, ताकि मैं उस टॉपिक को फिर से बता सकूं। अगर या फिर नहीं समझ में आ रहा हो तो फट से रिप्लाई कर दीजिए। समझ में आ जाता है तो फिर तो कोई बात ही नहीं, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। इसका मतलब है सारी चीजें आपको समझ में आ रही है, किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं है ना। तो हम आगे की कहानी समझने का प्रयास करते हैं। इस टॉपिक में लिखा हुआ है जैसे कि प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए वर्सेस आरएनए। हम क्या करने वाले हैं, हम कंपैरिजन करने वाले हैं कि भाई डीएनए और आरएनए के बीच में ऐसा क्या डिफरेंस है। भाई है तो दोनों के दोनों एक जेनेटिक मटेरियल। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे साथियों कि जेनेटिक मटेरियल आखिर होता क्या है और कौन कौन से फंडामेंटल कंसेप्ट एप्लीकेबल है जिसे हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल क्या है, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहा जाएगा। जेनेटिक मटेरियल क्या चीज दोस्तों, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहा जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हो सकता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आरएनए हो, आरएनए हो या फिर डीएनए हो, है ना। कार्बन बेस्ड कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। या फिर हो सकता है कि प्रोटीन भी हो, है ना, आरएनए हो, डीएनए हो, प्रोटीन हो। ये मैंने एक एग्जांपल दिया। लेकिन किसी भी चीज को जेनेटिक मटेरियल कब कहा जाएगा, तब कहा जाएगा दोस्तों सबसे पहला चीज कि भाई वो हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होता है दोस्तों, उसको क्या कर सके, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैरी कर सके, है ना। क्या कहा जाएगा, सबसे पहली चीज तो ये है कि ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है इसे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड में सारे के सारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को अगर स्टोर कर सकता है तो उस कंडीशन में क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा जेनेटिक कंपोनेंट कहा जाएगा। जैसे कि डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, है ना, सबसे पहली चीज। और इसके अलावा क्या चीज होनी चाहिए, सबसे पहली चीज तो भाई कि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी कर सके। दूसरी चीज ये होना चाहिए कि जो भी जेनेटिक कंपाउंड रहेगा, जेनेटिक कंपाउंड का मतलब डीएनए, आरएनए या प्रोटीन है, उससे जेनेटिक एलिमेंट कब कहा जाएगा, तब कहा जाएगा दोस्तों जब उसमें प्रेजेंट रहे एक साइड, जिसे क्या बोला जाता है, ओरिसाइट। ओरी का मतलब क्या होता है दोस्तों, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साथियों, है ना। क्या बोला जाता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो क्या होना चाहिए, उसमें एक साइट होना चाहिए जिसे क्या बोला जाता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहा जाता है। इसके अलावा क्या खासियत होनी चाहिए, तब जाकर के उसे जेनेटिक मटेरियल कहा जाएगा। तो वो क्या होना चाहिए, पहली चीज वो अपने जैसे एक न्यू कॉपी का, अपने जैसे न्यू कॉपी का
सिंथेसिस कर सके, है ना, अपने जैसे न्यू कॉपी का सिंथेसिस कर सके, या फिर अपने जैसे एग्जैक्ट कॉपी जिसे रेप्लिका कहते हैं इसका फॉर्मेशन कर सके दोस्तों, तो उस कंडीशन में उस कंपाउंड को जेनेटिक मटेरियल कहा जाएगा, है ना। न्यू कॉपी का फॉर्मेशन कर सके, जैसे कि जो डीएनए है वो क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है और एक लार्ज फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए का फॉर्मेशन कर लेता है ह्यूमन बॉडी में, तो उस कंडीशन में डीएनए को जेनेटिक मटेरियल कहा जाएगा। और अगर मैं डीएनए के बारे में बात करूं तो डीएनए रेप्लिकेशन करके आरएनए का फॉर्मेशन कर सके और आरएनए आगे चल के क्या बना सके, प्रोटीन का भी फॉर्मेशन कर सके। कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए, कोई भी जो जेनेटिक मटेरियल है अगर वो अपना फिजिकल एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर पाता है ना, कोई भी जेनेटिक मटेरियल है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अगर फिजिकल एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर पाता है, जैसे कि डीएनए प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है और फिजिकल फॉर्म को एक्सप्रेस करता है, इसी तरीके से किसी भी तरीके का जेनेटिक मटेरियल अगर ऑर्गेनिज्म में फिजिकल चेंजेस या फिजिकल कैरेक्टर को अपीयर करा पाता है, उस कंडीशन में उसे जेनेटिक मटेरियल कहा जाएगा। तो अब मैं समरी में आपको बताता हूं, ये सारी की सारी कंडीशन अगर जिस भी मटेरियल में एप्लीकेबल होगी, है ना, वो हो सकता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, तो उस कंडीशन में उसे क्या कहा जाएगा, जेनेटिक मटेरियल कहा जाएगा, है ना। तो जेनेटिक मटेरियल की कहने के पीछे क्या क्या फंडामेंटल कंसेप्ट एप्लीकेबल है। कोई भी कंपाउंड को जेनेटिक मटेरियल कब कहा जाएगा, जेनेटिक मटेरियल कब कहा जाएगा, सबसे पहली चीज तो मैंने आपको बताई कि उसे क्या कैरी करना होगा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को उसे कैरी करना होगा, है ना। दूसरा चीज मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, वो हाईली क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हाईली स्टेबल होना चाहिए। हाईली स्टेबल का मतलब ये है कि भाई जैसे मान के चलते हैं ये डीएनए होता है, डीएनए क्या होता है, एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, तो इतना ज्यादा स्टेबल होता है कि इसके जो दो हेलिक्स है, ये पहला वाला हेलिक्स के बारे में बात कर रहा हूं, ये दूसरा वाला हेलिक्स, ये पहला या दूसरा हेलिक्स के बारे में, दोनों अपने जगह में इस तरीके से कॉइल्ड अराउंड ईच अदर होता है कि भाई इसकी जो कॉइलिंग होती है ना, किसी भी कंडीशन में एक दूसरे से ब्रेक नहीं होती है ना। मेटाबॉलिज्म जब बॉडी में हो रहा होगा तो उस कंडीशन में ये दोनों के दोनों जो हेलिक्स है ये एक दूसरे से इस तरीके से कॉइल्ड रहते हैं कि हेलिक्स एक दूसरे से सेपरेट जनरली नहीं होते हैं, तो इस कंडीशन में इसे क्या कहा जा रहा है, जेनेटिक मटेरियल की कैटेगरी में इंक्लूड करा जा रहा है। तो क्या होना चाहिए, ये हाईली स्टेबल होना चाहिए, है ना। इसमें एक और चीज होनी चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की भी साइट होनी चाहिए, या फिर ये अपने जैसे एग्जैक्ट कॉपी का फॉर्मेशन कर पाए, है ना, डीएनए अपने जैसे एक एग्जैक्ट कॉपी का फॉर्मेशन कर पाए, इसका मतलब डीएनए की एक फ्रेगमेंट मिल करके एक लार्ज डीएनए का फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन कर पाए, या फिर इसके अलावा और क्या चीज होनी चाहिए, इसमें चांस होना चाहिए कि भाई ये टाइम टू टाइम म्यूटेट हो जाए, क्या हो जाए, एक चांस होना चाहिए, एक स्कोप होना चाहिए, किस चीज के लिए स्कोप होना चाहिए, म्यूटेशन के लिए। लेकिन क्या रैंडम म्यूटेशन या लॉन्ग टर्म में बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं दोस्तों वेरिएशन की। किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, वेरिएशन के बारे में बात कर रहा हूं। तो जेनेटिक मटेरियल टाइम टू टाइम उसके कंपोजिशन में चेंजेस आता जाए और धीरे धीरे उसमें क्या हो, मॉडिफिकेशन होता जाए, है ना। इसी चीज का मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, मॉडिफिकेशन होना डीएनए में या फिर किसी भी जेनेटिक मटेरियल को, मैं अगर मान के चलिए टाइम टू टाइम मॉडिफिकेशन हो रहा है और मॉडिफिकेशन होने के चांसेस क्रिएट हो रहे हैं, इस तरीके का उसका केमिकल नेचर हो, तब जाकर के हम इसे जेनेटिक मटेरियल कहेंगे, है ना साथियों।
तो क्या क्या कंडीशन अप्लाई है, तब जा करके हम किसी भी कंपाउंड को, हो सकता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, उसे हम जेनेटिक मटेरियल कहेंगे। जेनेटिक मटेरियल कहने के पीछे कौन कौन से फंडामेंटल कंसेप्ट एप्लीकेबल है, तब जाकर उसे कंपाउंड को जेनेटिक मटेरियल कहा जा रहा है। तो पहला, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सके। पहली कंडीशन क्या है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सके। दूसरी कंडीशन क्या है? वो हाईली स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 सेकंड पहले स्टेबल था, उसके बाद वो रिएक्शन करके अनस्टेबल हो जाए और डीनेचर हो जाए, है ना। तो ये हाईली स्टेबल भी होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए और एग्जैक्ट कॉपी का फॉर्मेशन कर पाए या फिर रेप्लिकेट कर पाए। और जैसे कि एग्जांपल क्या दिया मैंने, डीएनए की एक फ्रेगमेंट लार्ज डीएनए की फ्रेगमेंट बनाती है, कब होता है ऐसा? तो आप कहेंगे सर सेल के डिवीजन के प्रोसेस में ऐसा होता है। और फिर क्या होना चाहिए? उसमें एक चांस होना चाहिए। किस चीज का चांस? वेरिएशन होने का चांस होना चाहिए। और वेरिएशन होकर के धीरे धीरे जेनेटिक मटेरियल में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ये चारों के चारों जो कंडीशन है, अगर एक साथ किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट रहे, है ना, प्रेजेंट रहे, तो उस कंडीशन में क्या कहा जाएगा? उस ऑर्गेनिक मटेरियल को जेनेटिक मटेरियल कहा जाएगा। और जेनेटिक मटेरियल कहा जाएगा तो सिंपल सी बात है, ये जेनेटिक मटेरियल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक फिजिकल चेंजेस को कॉज करा सकता है। ये तो बहुत अति आवश्यक है। कोई भी फिजिकल एक्सप्रेशन में क्या करा पाए? चेंजेस भी करा सकता है या फिर न्यू टाइप का फिजिकल एक्सप्रेशन भी शो करा सकता है। तब ये सारी कंडीशन एप्लीकेबल अगर है तो उस कंडीशन में वो कंपोनेंट को क्या कहा जाएगा? जेनेटिक मटेरियल कहा जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई कि आखिर जेनेटिक मटेरियल होता क्या है सर। अब बात आती है, जेनेटिक मटेरियल अगर आपको पता चल गया कि भाई ये कंडीशन एप्लीकेबल है, तो आपने ये सुना होगा जेनेटिक मटेरियल तो डीएनए भी है सर, जेनेटिक मटेरियल तो आरएनए भी है सर। लेकिन मुझे ये तो बताइए सर, जब दोनों के दोनों जेनेटिक मटेरियल है, तो एक का नाम आरएनए क्यों रख दिया है हमने, दूसरे का नाम डीएनए क्यों रख दिया है दोस्तों, और हम दोनों की स्टडी अलग अलग क्यों करते हैं दोस्तों? इसके पीछे का भी तो लॉजिक बताइए मुझे। तो रुको बच्चों, बताते हैं, इसीलिए तो हम आए हैं। आरएनए का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसमें प्रेजेंट रहता है क्या? राइबो सुगर, है ना। क्या प्रेजेंट रहता है? राइबो सुगर प्रेजेंट रहता है। बल्कि जो डीएनए होता है उसमें डीऑक्सी राइबो सुगर प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहेगा? डीऑक्सी राइबो सुगर प्रेजेंट रहेगा। आरएनए में राइबो सुगर प्रेजेंट रहेगा। पहला ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है दोस्तों? दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? एक में राइबोस शुगर प्रेजेंट रहेगा, किसमें? आरएनए में राइबोस शुगर प्रेजेंट रहेगा, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट रहेगा। एक और चीज, तो ये सारी की सारी चीजें हमने बताई जेनेटिक मटेरियल के कैरेक्टर के बारे में। इस चीज को मैं एक बार रीड करके बता देता हूं। क्राइटेरिया फॉर जेनेटिक मटेरियल, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, है ना। रेप्लिका मतलब एग्जैक्ट कॉपी का वो फॉर्मेशन कर सके। उसके बाद क्या होना चाहिए? इट शुड बी केमिकली स्ट्रक्चरली स्टेबल, है ना। केमिकली और स्ट्रक्चरली ये स्टेबल होना चाहिए। इसके बाद हमने क्या सीखा था? इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस म्यूटेशन दैट रिक्वायर फॉर इवोल्यूशन, है ना। इसमें एक स्कोप होना चाहिए कि भाई धीरे धीरे इसका कंपोजिशन चेंज हो पाए, वेरिएशन आ पाए, जिसके कारण इवोल्यूशन हो। फिर क्या हमने सीखा? इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस itself in the form of मेंडेलियन कैरेक्टर। ये क्या बात है सर? मेंडेलियन कैरेक्टर के फॉर्म में वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। मेंडेलियन कैरेक्टर का मतलब क्या है दोस्तों? किसी भी
कैरेक्टर के बारे में अगर बात करी जाए तो उसके दो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म प्रेजेंट हो, है ना। अगर पी प्लांट के ही बारे में बात करी जाए तो एक राउंड काइंड ऑफ सीड, एक रिंकल्ड काइंड ऑफ सीड हो, और ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैरेक्टर को, सीड के शेप को। उसी तरीके से अगर ह्यूमन बॉडी के बारे में भी बात करूं मैं, तो दो अलग अलग फॉर्म होने चाहिए एक कैरेक्टर के। जैसे कैरेक्टर के एग्जांपल क्या हो सकता है, हाइट ऑफ अ पर्सन, तो ये हो सकता है कि टॉल काइंड ऑफ हाइट हो या फिर ड्वार्फ काइंड ऑफ हाइट हो। तो दो अलग अलग फिजिकल फॉर्म हमें देखने को मिल रहे हैं ना। तो इसी चीज को क्या बोला जा रहा है, मेंडेलियन कैरेक्टर कहा जा रहा है। Protein does not fulfill the criteria, hence it is not the genetic material। अब जैसे मैंने यहाँ पे बात करी डीएनए आरएनए लिखा, यहाँ पे प्रोटीन क्यों नहीं लिखा था दोस्तों, कारण सिर्फ ये है, प्रोटीन ये सारे के सारे क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाता है, जिसके कारण हम प्रोटीन को जेनेटिक मटेरियल में कंसिडर ही नहीं करते हैं, है ना। आरएनए एंड डीएनए फुलफिल द क्राइटेरिया, है ना। कौन क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाता है, आरएनए और डीएनए इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाता है, इसलिए आरएनए और डीएनए को जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, है ना। अब बात आती है दोस्तों, आरएनए जो होता है वो डीएनए के रेस्पेक्ट में दोस्तों क्या होता है, लेस स्टेबल होता है सर। क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, या फिर अदर वर्ड में कहा जाए तो ये क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू व्हाट, हम कहेंगे डीएनए के रेस्पेक्ट में आरएनए मोर रिएक्टिव होता है सर। क्या कारण है मोर रिएक्टिव होने के पीछे का, इसके पीछे का कारण ये है साथियों कि इसमें जो आरएनए होता है, इसमें क्या होता है दोस्तों, सेकंड जो पोजीशन होती है आरएनए के शुगर की, उसमें दोस्तों ये हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच रहता है ना। क्या चीज अटैच रहती है, हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच रहता है, और ये हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होने के कारण ये आरएनए में, क्योंकि टू सेकंड पोजीशन में प्रेजेंट रहता है आरएनए के बैकबोन में, तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप होने के कारण आरएनए मोर रिएक्टिव हो जाता है एज कंपेयर टू व्हाट, तो आप कहेंगे सर डीएनए के रेस्पेक्ट में आरएनए मोर रिएक्टिव बन जाता है ना। और रिएक्टिव बन जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि वो जल्दी डिग्रेड भी हो जाता है ना। एकदम भी स्पॉन्टेनियसली नहीं होती है प्रोसेस, आप ये समझ सकते हैं कि धीरे 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 आरएनए का डिग्रेडेशन होता है। क्यों, क्योंकि वो कई बार मोर रिएक्टिव साबित होता है, और रिएक्टिव होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, कैटलिस्ट भी कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है, आरएनए को कई बार कैटलिस्ट भी कहा जाता है, और एंजाइम की तरह भी वर्क करता है आरएनए। एक उस एंजाइम का क्या नाम हो सकता है जो आरएनए में प्रेजेंट रहता है, आरएनए एक जो एंजाइम की तरह वर्क करता है उसका नाम है राइबोजाइम। क्या साथियों, क्या नाम है, आरएनए जो एंजाइम की तरह वर्क करता है ना, उसे क्या कहा जाता है, राइबोजाइम। इसका एक एग्जाम्पल है। RNA is also now known as catalyst and hence reactive। क्यों भैया, क्योंकि ये रिएक्टिव होता है इसलिए इसे कैटलिस्ट भी कहा जाता है। सारी चीजें मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करी है दोस्तों। सारे नोट्स में यहाँ पे प्रोवाइड करने के पीछे का रीजन क्या होता है दोस्तों, रीजन सिर्फ ये है, बायोलॉजी में दोस्तों बहुत सारी थियोरी होती है ना। और मैं अगर आपको नोट्स प्रोवाइड ना करूं और मैं लगातार बोलता जाऊं तो आपके दिमाग से चीजें स्किप होते जाएगी, है ना। तो क्यों प्रोवाइड करता हूं, क्योंकि जब मैं बोल रहा हूं, समझा रहा हूं, आप इस थियोरी को जब आप देखेंगे, पढ़ेंगे और मेरी बातों को जब आप सुनेंगे तो एकदम से आपके माइंड में चीजें बैठते जाएगी। तो क्योंकि मैं नोट्स भी प्रोवाइड करता हूं तो आपका ये काम है दोस्तों, जो मैं पढ़ा रहा होता हूं उसी बीच सारे के सारे नोट्स को आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है। और यकीन मानिए आपने जब भी नोटिस करा होगा कि भैया मैं नोट्स बना रही हूं, तो जब मैं नीट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लगाता हूँगा, जब आप लगाते होंगे
तो सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली बन जाते होंगे, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो नोट्स से ही डायरेक्ट पूछे जाते, है ना। तो क्या करना है आपको, नोट्स बनाने में बहुत ध्यान देना है, साथ ही साथ जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तो अटेंशन भी देना है। अब बात आती है डीएनए जो होता है उसको ज्यादा स्टेबल क्यों कहा जाता है एज कंपेयर टू आरएनए। तो सबसे पहला जो लॉजिक ये होता है दोस्तों, जो डीएनए होता है वो हेलिकली क्या होता है, वाइंड होता है अराउंड ईच अदर, जिसमें दो क्या रहती है, एंड होती है, जिसे 3 5 एंड कहा जाता है ना। दोनों के दोनों जो एंड होती है ये एक दूसरे से हेलिकली वाइंड रहती है, गुथी हुई रहती है, जिसके कारण से दोस्तों इसका एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्रिएट हो जाता है। साथ ही साथ एडेनिन और थाइमिन डबल बॉन्डेड रहते हैं, ग्वानिन और जो साइटोसिन होता है दोस्तों वो क्या रहता है, ट्रिपल बॉन्डेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। तो ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तो है ही, साथ में क्या है दोस्तों, ये हेलिकल स्ट्रक्चर होने के कारण दोनों के दोनों हेलिक्स फॉर्म में जब एक दूसरे से दोनों स्ट्रैंड गुथी हुई रहती है तो इसके कारण ये इजीली दोनों के दोनों जो स्ट्रैंड है एक दूसरे से अलग नहीं हो पाती है, डीनेचर नहीं हो पाती है ना, अनवाइंड नहीं हो पाती है, या फिर हेलिक्स इजीली ब्रेक नहीं हो पाती है, जिसके कारण ये ज्यादा स्टेबिलिटी कॉज कराता है डीएनए को एज कंपेयर टू आरएनए। वहीं पे आरएनए में थाइमिन की पोजीशन में यूरेसिल प्रेजेंट रहता है। कौन प्रेजेंट रहता है, यूरेसिल। किसमें प्रेजेंट रहता है, आरएनए में। यूरेसिल थाइमिन के रेस्पेक्ट में ज्यादा रिएक्टिव भी होता है, जिसके कारण आरएनए की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो आरएनए की स्टेबिलिटी पूरे दो कारणों से डिक्रीज हो रही है, एक तो हाइड्रोक्सी ग्रुप, दूसरा चीज यूरेसिल प्रेजेंट है ना, दोनों कारण इसके पीछे बनते हैं। वहीं पे डीएनए में डबल हेलिक्स होना, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होना, थाइमिन का प्रेजेंस होना इन प्लेस ऑफ यूरेसिल, इसके कारण से डीएनए की स्टेबिलिटी और बढ़ जाती है ना। और दोनों की दोनों स्ट्रैंड क्या होती है, डीएनए में एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होती है। क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है। और जो डीएनए होता है दोस्तों ये केमिकली कम रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू आरएनए। इस कारण से भी क्या होता है, डीएनए की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इसलिए माना जाता है जो डीएनए होता है दोस्तों ये ज्यादा स्टेबल और एक बेहतर जेनेटिक मटेरियल है एज कंपेयर टू व्हाट, आप कहेंगे सर, एज कंपेयर टू आरएनए। अब अब हम पढ़ने वाले हैं साथियों हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक का नाम है आरएनए वर्ल्ड। तो इससे पहले मैं आरएनए वर्ल्ड को पढ़ाऊं, मुझे आप सबसे पहले ये बता दीजिए कि अभी तक जो चीजें मैंने आपको समझाई है क्या सभी चीजें आपको समझ में आ रही है। कुछ डाउट हो तो तुरंत ही कमेंट करके मुझे रिप्लाई करिए, है ना। कमेंट करके रिप्लाई करिए, फटाक से कमेंट करिए ताकि मैं आपकी दुविधा का निवारण कर सकूं। अदरवाइज हम कुछ आगे की कहानी समझते हैं। तो सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं, कोई भी डाउट नहीं है, तो हम आगे की चीजें समझने का प्रयास करते हैं। आरएनए वर्ल्ड क्या है दोस्तों, आरएनए वर्ल्ड एक हाइपोथेसिस है। क्या है दोस्तों, एक हाइपोथेसिस है।
अब ये हाइपोथेसिस क्या होता है? ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड कंसेप्ट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस कहते हैं। ये क्या बताता है? ये हाइपोथेसिस ये बताता है कि फर्स्ट टाइम जब लाइफ की ओरिजिन होती है हमारे अर्थ में, हमारे एटमॉस्फेयर में, तो आरएनए एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल साबित होता है जो सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल है। क्या है? जब अर्थ में लाइफ की उत्पत्ति हुई थी दोस्तों, तो जो पहला जेनेटिक मटेरियल कुछ बना था, वो कौन सा था? आरएनए था। क्या था दोस्तों? आरएनए। फर्स्ट टाइम जो जेनेटिक मटेरियल था वही आरएनए था। क्या इससे पहले कोई जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट था? तो मैं कहूंगा सर बिल्कुल नहीं, कोई और जेनेटिक मटेरियल नहीं था। क्यों नहीं था? सबसे पहले जब अर्थ में लाइफ की उत्पत्ति हुई थी तो माना जाता है दोस्तों कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट था। ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट था। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे बना होगा भाई? कार्बन बेस्ड होगा, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होगा, है ना। हो सकता है इसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट हो। तो मेनली ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बेस्ड कंपाउंड था। ये क्या किया दोस्तों? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आपस में एक लार्ज एसोसिएशन का फॉर्मेशन करता है और आगे चल करके दोस्तों एक जेनेटिक मटेरियल का फॉर्मेशन करता है ना। क्या करता है? जेनेटिक मटेरियल का फॉर्मेशन करता है। और वो जेनेटिक मटेरियल को लेटर ऑन क्या बोला गया? आरएनए बोला गया। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। इसमें कई सालों का टाइम लगा, कई बिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगा, जिसके कारण धीरे धीरे जो एग्रीगेट है वो आरएनए का फॉर्मेशन करता है। तो फर्स्ट टाइम जो जेनेटिक मटेरियल इस अर्थ में अपीयर हुआ वो उसे क्या नाम दिया गया? आरएनए बोला गया। क्या वो स्टेबल था? तो आप कहेंगे सर ये अभी का जो आरएनए है उसके रेस्पेक्ट में बहुत कम स्टेबल था दोस्तों। क्यों बहुत कम स्टेबल था? क्योंकि धीरे धीरे वेरिएशन आता गया, वेरिएशन आते गया, और जो फर्स्ट टाइम जो जेनेटिक मटेरियल अपीयर हुआ था वो धीरे 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 मोर स्टेबल होते गया और वो सेलुलर एग्रीगेट के फॉर्म में एक्सप्रेस हुआ। किसके फॉर्म में? सेलुलर एग्रीगेट के फॉर्म में एक्सप्रेस हुआ। उसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है, आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, the essential life process evolved around RNA, है ना। जो भी लाइफ प्रोसेस हुई है, जो लाइफ प्रोसेस है वो किसके अराउंड, मतलब उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? आरएनए के। आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल है उससे ही इसकी उत्पत्ति हुई है। इसीलिए आरएनए को क्या बोला गया? जेनेटिक मटेरियल भी बोला गया। और ये बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन भी कन्वे करवाया, इसीलिए इसे कैटालिस्ट भी बोला गया साथियों। लेकिन जो आरएनए होता है वो थोड़ा सा रिएक्टिव होता है, इसलिए ये अनस्टेबल था, है ना, अनस्टेबल था। तो फिर आरएनए ने अपने आप को मॉडिफाई किया और आरएनए से माना जाता है कि डीएनए का फॉर्मेशन हुआ, है ना। आरएनए में कुछ मॉडिफिकेशन हुआ जिसमें बिलियंस ऑफ टाइम का रिक्वायरमेंट था और बहुत सारे टाइम के बाद आरएनए से क्या चीज का फॉर्मेशन हुआ? तो आप कहेंगे डीएनए का फॉर्मेशन हुआ। कब फॉर्मेशन हुआ? जिसमें बिलियंस ऑफ टाइम का क्या हुआ? एक टाइम स्पान लगा दोस्तों, है ना। तो आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हुआ जिसमें बिलियंस ऑफ ईयर्स लगे। और डीएनए का जो फॉर्मेशन हुआ तो डीएनए क्या माना गया? मोर स्टेबल प्रोडक्ट माना गया। क्या माना गया? मोर स्टेबल प्रोडक्ट माना गया, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव था एज कंपेयर टू आरएनए, है ना। उसी चीज को मैंने लिखा है, हेंस डीएनए हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम आरएनए विथ केमिकल मॉडिफिकेशन दैट मेक इट मोर स्टेबल, है ना। फिर उसके बाद डीएनए बीइंग डबल स्टैंडर्ड एंड हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री। अब बात आती है कि डीएनए जो है वो ज्यादा स्टेबल क्यों है?
तो मैंने आपको जस्ट पहले बताया है कि भाई इसमें डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होने के कारण ये आरएनए के रिस्पेक्ट में ज्यादा स्टेबल है। तो कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं आरएनए वर्ल्ड के बारे में, तो ये क्या बताता है, सिर्फ ये चीज का एक्सप्लेन करता है कि फर्स्ट टाइम जेनेटिक मटेरियल किसी चीज को माना गया तो आरएनए को माना गया। आरएनए एक अनस्टेबल प्रोडक्ट था, वो धीरे धीरे स्टेबिलिटी गेन करता गया, जिसमें बिलियंस ऑफ टाइम ईयर का रिक्वायरमेंट था। और उस बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो के बाद क्या हुआ दोस्तों, डीएनए का फॉर्मेशन हुआ। किससे? आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हुआ। डीएनए क्यों ज्यादा स्टेबल था? क्योंकि वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ डीएनए में, इससे आरएनए से। यही चीज को क्या बोला जाता है, ये हाइपोथेसिस को ही क्या बोला जाता है, आरएनए वर्ल्ड कहा जाता है। तो क्या चीजें आपको समझ में आ रही है? किसी चीज में आपको डाउट तो नहीं है? अगर किसी भी चीज में आपको डाउट हो रहा होगा तो तत्काल ही मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिए, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिए, ताकि मैं आपकी दुविधा का निवारण तत्काल ही जल्द से जल्द कर सकूं। तो चीजें आपको समझ में आ रही है? आपको किसी भी तरीके की कठिनाई नहीं हो रही है? अब हम समझते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक का नाम है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पूछा जाता है, साथ ही साथ नीट में भी यही कंसेप्ट पूछा जाता है। तो अगर अभी आप फोकस होकर के समझेंगे तो क्या होगा, नीट में तो ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, लेकिन साथ ही साथ आपके बोर्ड एग्जाम की भी प्रिपरेशन हो जाएगी और 100% ही पूछा जाएगा दोस्तों। ये चीज मेरा क्या है, दावा है। तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसी प्रोसेस है दोस्तों जिससे जो डीएनए है उससे क्या बनता है, आरएनए का फॉर्मेशन होता है। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे जेनेटिक एक्सप्रेशन क्या है। जेनेटिक एक्सप्रेशन आखिर होता क्या है? तो जेनेटिक एक्सप्रेशन एक्सप्लेन करता है एक फंडामेंटल कंसेप्ट को, और वो फंडामेंटल कंसेप्ट क्या है दोस्तों, किसी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन का या कोई भी जीन का उसके फिजिकल फॉर्म में एक्सप्रेस होना इसे ही क्या कहा जाएगा, जेनेटिक एक्सप्रेशन कहा जाएगा। किसी भी जीन का उसके फिजिकल फॉर्म में एक्सप्रेस होना, किसके जरिए? तो आप कहेंगे सर प्रोटीन फॉर्मेशन के जरिए कोई भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, जेनेटिक एक्सप्रेशन कहा जाएगा। लेकिन क्या ये डायरेक्ट ये प्रोसेस हो जाती है क्या, एक सेकंड के अंदर ही ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाती है क्या? नहीं होती है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या बनता है, डीएनए जो होता है, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है दोस्तों। आरएनए से क्या होगा, एक्चुअल में एमआरएनए, एमआरएनए देन टीआरएनए, है ना, टीआरएनए और आरआरएनए, ये सब चीजों का फॉर्मेशन होता है। और ये जो आरएनए हैं वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, और ये जो प्रोटीन है हमारे बॉडी में फिजिकल फॉर्म में एक्सप्रेस होता है। और ये एक्सप्रेस होने की कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस इवेंट को ही कहा जाता है सेंट्रल डोग्मा। क्या कहा जाता है, सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। तो सेंट्रल डोग्मा क्या है दोस्तों, ये प्रोसेस की हर एक इवेंट को रिप्रेजेंट करता है जिसके जरिए डीएनए से आरएनए बन रहा है,
डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए बन रहे हैं। आरएनए प्रोटीन के फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है, प्रोटीन फिजिकल एक्सप्रेशन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये कंप्लीट इवेंट को ही क्या कहा जाता है, सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। या फिर सेंट्रल डोग्मा को दूसरे शब्दों में बोलूं तो क्या है, जेनेटिक एक्सप्रेशन के एक्सप्रेस होने के जो भी फंडामेंटल इवेंट होते हैं, कंप्लीटली उस सीक्वेंस को ही क्या कहा जाएगा, सेंट्रल डोग्मा कहा जाएगा, जिसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं। पहला कौन सा इवेंट है दोस्तों, तो ट्रांसक्रिप्शन है। दूसरा कौन सा इवेंट है, ट्रांसलेशन है। आई बात समझ में, आई होगी, बिल्कुल आई होगी सर, बहुत ही बेसिक से जो पढ़ा रहे हैं। तो सेंट्रल डोग्मा क्या रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, ये इस इवेंट को रिप्रेजेंट करता है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, और डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, और प्रोटीन से भी फिजिकल एक्सप्रेशन का एक्सप्रेस होना बॉडी में। इस इवेंट को ही, ये पूरी प्रोसेस के सीक्वेंस को ही क्या बोला जाता है, सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले जो डीएनए है ये कहां पे प्रेजेंट है दोस्तों, यूकैरियोट की बॉडी में प्रेजेंट है। डीएनए से क्या बन रहा है दोस्तों, आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, और इसी प्रोसेस को क्या बोला जा रहा है, ट्रांसक्रिप्शन कह रहे हैं, है ना, ट्रांसक्रिप्शन। और फिर आरएनए से क्या बनता है दोस्तों, ये जो आरएनए सबसे पहले एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से टीआरएनए बनता है, टीआरएनए से क्या बनता है दोस्तों, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये मैं कहूँ आरएनए से जो ये कंप्लीट प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ट्रांसलेशन कहा जाता है। और ये ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन, ये जो प्रोसेस है, सबसे पहले क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन, देन क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है। अब बात आती है, ये जो प्रोसेस है इसमें कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं उसे आपको याद रखना है। पहला कौन सा है दोस्तों, आरएनए पॉलीमरेज, है ना, कौन सी एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज है। उसके अलावा दूसरा एंजाइम क्या है, लाइगेस है ना। उसके अलावा क्या है, एंडोन्यूक्लियेज है। और इसके अलावा कौन सी एंजाइम है दोस्तों, एक्सो न्यूक्लियेज एंजाइम है ना। ये जो एंजाइम है ये सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है। इसके अलावा कुछ फैक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं जब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की प्रोसेस हो रही होती है। इसमें कौन कौन से फैक्टर होते हैं, तो दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। एक तो होता है दोस्तों सिग्मा फैक्टर, क्या होता है, सिग्मा फैक्टर होता है, और दूसरा क्या होता है, रो फैक्टर होता है दोस्तों, है ना। सिग्मा फैक्टर क्या होता है दोस्तों, ये इनिशिएशन के समय, इनिशिएशन का मतलब क्या होता है, इनिशिएशन का मतलब होता है जब डीएनए की कॉपी बनना स्टार्ट होती है, तो इनिशिएशन के समय एक फैक्टर आ करके डीएनए की सेगमेंट में अटैच हो जाता है, स्टार्टिंग सेगमेंट में, जिसे क्या कहा जाता है, सिग्मा फैक्टर कहते हैं। रो फैक्टर क्या 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 होता है दोस्तों, तो अगर ये डीएनए का दो स्ट्रैंड बना दूं, ये एंड वाला सीक्वेंस है डीएनए का, ये क्या है, स्टार्टिंग वाला सीक्वेंस है। तो स्टार्टिंग सीक्वेंस में क्या हो जाता है, सिग्मा फैक्टर अटैच होता है, और जैसे ही सिग्मा फैक्टर अटैच होता है तो डीएनए का क्या होता है, एक रिएक्शन या आरएनए का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। और जैसे ही डीएनए में क्या होता है, ये एंड रीजन में क्या हो जाता है, आरएनए फॉर्मेशन की प्रोसेस एंड रीजन से होने लगती है, या फिर ट्रांसक्रिप्शन की एंडिंग होती है, तो उस कंडीशन में रो फैक्टर आकर के अटैच हो जाता है, जिसके कारण आरएनए का स्ट्रैंड डीएनए से अलग हो जाता है। ये मैंने मोटे मोटे रूप में आपको बताया, जो मैं आपको और डिस्क्राइब करूंगा। बाकी ये एंजाइम जो होते हैं इसके फंक्शन के बारे में समझते हैं। आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है दोस्तों, डीएनए पे डिपेंड रह करके, अगर ये दो स्ट्रैंड है जिसका 3' और 5' एंड है, इसका 5' और 3' एंड है, तो ये वाली जो स्ट्रैंड होती है, पहली वाली जो स्ट्रैंड है, इस पे डिपेंड रह करके ये स्ट्रैंड से क्या बनाएगा, आरएनए का फॉर्मेशन करेगा। किससे डिपेंड होकर के, पहली वाली स्ट्रैंड पे डिपेंड होकर के आरएनए का फॉर्मेशन करेगा। कौन सा एंजाइम यहाँ पे जरूरी होगा, जिससे एक लॉन्ग चेन ऑफ आरएनए का फॉर्मेशन हो,
जिससे ये डीएनए पे डिपेंड रह करके एक लॉन्ग चेन ऑफ आरएनए का फॉर्मेशन हो, उस एंजाइम का क्या नाम है? आरएनए पॉलीमरेज नाम है सर। उसके बाद क्या है? लाइगेस। तो लाइगेस क्या करता है? मान के चलिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आपको समझाने के लिए। लेट्स से ये आरएनए का कंप्लीट ये क्या है? स्ट्रक्चर है, आरएनए की एक सिंगल स्ट्रैंड है। लेकिन मान लेते हैं, रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता है, मान लेते हैं क्या है कि भाई ये आरएनए की जो फ्रेगमेंट है ये दो अलग अलग पार्ट में क्या हो गई? ब्रेक हो गई है ना। लेकिन जब इसको ज्वाइन कराना है, ज्वाइन तो हमें कराना पड़ेगा, मैं कराऊंगा या मेरी बॉडी में मेटाबॉलिकली अपने आप हो जाएगा? तो सर डीएनए में ये प्रोसेस अपने आप हो जाएगी। तो दोनों स्ट्रैंड को आपस में क्या कराना पड़ेगा? हमें ज्वाइन होना पड़ेगा। तो ज्वाइन किसके जरिए होगा? एक एंजाइम के जरिए होगा। या फिर ये समझ सकते हैं हमारे बॉडी का फेविकोल क्या है? लाइगेस है, जो हर दीवारों को, हर दरारों को आपस में जोड़ देता है। तो हमारे बॉडी के लिए फेविकोल क्या है? लाइगेस एंजाइम। ये क्या करता है? डिफरेंट आरएनए या डीएनए की फ्रेगमेंट को आपस में ज्वाइन करने का काम करता है। एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? मान लेते हैं डीएनए की क्या है? डबल स्ट्रैंड है। मान के चलो इस रीजन में मुझे क्या करना है? कट लगाना है। तो हमारे बॉडी में ये प्रोसेस खुद ब खुद होती है। किस एंजाइम की प्रेजेंस के कारण होता है? एंडोन्यूक्लियस के प्रेजेंस के कारण होता है। एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है? ये भी कट लगाने का काम करता है, लेकिन आउटर स्ट्रक्चर से कट लगाने का काम करता है। इनर स्ट्रक्चर से कट लगाने का काम कौन करेगा? एंडोन्यूक्लियस करेगा। आई बात समझ में? ये सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मोन, ये एंजाइम के फंक्शन किस तरीके से वर्क करते हैं। और दो फैक्टर आपको याद रखना है। स्टार्टिंग में क्या होगा? सिग्मा फैक्टर। एंडिंग में कौन सा फैक्टर लगेगा? तो रो फैक्टर लगेगा। इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है, प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, है ना। प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टू आरएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस ओनली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, है ना। डीएनए के एक सेगमेंट से ही क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है। ओनली वन स्ट्रैंड ही इज एक्ट एज टेम्पलेट टू सिंथेसाइज आरएनए। इसका क्या मतलब है दोस्तों? जैसे मान के चलिए डीएनए की स्ट्रैंड है जिसमें 3' 5' एंड है, जिसमें 5' 3' एंड है। क्या चीज है दोस्तों? ये डीएनए की एक स्ट्रैंड है। क्या है दोस्तों? ये है साथियों डीएनए की स्ट्रैंड, जिसमें कौन कौन से रीजन है दोस्तों? इसमें सिर्फ दो रीजन है सर। कौन कौन से रीजन है? तो आप बोलेंगे सर एक तो 3' एंड है और एक है 5'। एक बार और बना करके समझा देते हैं साफ सफाई करने के बाद। ये हम मान लेते हैं डीएनए के दो स्ट्रैंड। पहली कौन सी? 3', दूसरी कौन सी? 5'। इसकी एंडिंग 5' में, इसकी एंडिंग 3' में। एक्चुअल में स्टार्टिंग 3' है, ये एंडिंग 5' है। दोनों ही एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होती है। दोनों क्या होती है? एंटी पैरेलल होती है। तो उस कंडीशन में जो पहली स्ट्रैंड जो होगी दोस्तों, इसके बारे में बात करी जा रही है। ये क्या कहलाएगी दोस्तों? ये टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाएगी। क्या कहलाएगी दोस्तों? टेम्पलेट। और ये स्ट्रैंड से क्या बनेगा दोस्तों? एक आरएनए की कॉपी का फॉर्मेशन होगा फ्रॉम दिस स्ट्रैंड। इसे टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे। तो दूसरी स्ट्रैंड को क्या कहेंगे? ये स्ट्रैंड को क्या कहेंगे? हम कहेंगे सर इसे कोडिंग स्ट्रैंड कहेंगे। क्या कहेंगे? कोडिंग स्ट्रैंड कहेंगे। उसी चीज को यहाँ पे लिखा है, ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस ओनली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन ओनली वन स्ट्रैंड इज एक्ट एज टेम्पलेट टू सिंथेसाइज आरएनए। इन ट्रांसक्रिप्शन आरएनए कॉपीड फ्रॉम डीएनए, है ना। आरएनए का फॉर्मेशन तो होता है, आरएनए की कॉपी तो बनती है। ट्रांसक्रिप्शन में किससे बनती है दोस्तों? डीएनए की एक सेगमेंट से बनती है। तो दोस्तों इससे पहले, अभी जस्ट पहले जो मैंने आपको चीजें बताई, क्या वो सारी चीजें आपको समझ में आ रही है? आपको कोई डाउट तो नहीं है? अगर आपको कोई भी छोटा सा भी डाउट होगा तो तत्काल ही मुझसे पूछ लीजिए, ताकि मैं आपकी दुविधा का निवारण कर सकूं।
इसका मतलब है सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। तो आगे की कहानी समझते। एक जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है किन किन कंपोनेंट से मिलके बनी होती है, सबसे पहले ये समझते हैं दोस्तों। एक जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है उसमें 3 रीजन होते हैं। कौन कौन से 3 रीजन होते हैं दोस्तों? सबसे पहला है एक प्रमोटर रीजन। उससे पहले भी ये बता देते ये क्या डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को मैंने अनवाइंड करके पैरेलली रख करके शो किया है दोस्तों, ताकि आपको अच्छे से डबल हेलिकल का स्ट्रक्चर आसानी से समझ पे आ जाए। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक कंप्लीट स्ट्रैंड के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें क्या है, पहला 3 डैश एंड है, एंडिंग 5 डैश हो रही है। यहाँ पे एंडिंग 5 डैश से स्टार्टिंग 3 डैश एंड है। दोनों के दोनों स्ट्रैंड आपस में एंटी पैरेलल है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। कौन कौन सा रीजन होता है? तो सबसे पहला है दोस्तों प्रमोटर रीजन। ये वो रीजन होता है जहां से आरएनए का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है या फिर डीएनए से रेप्लिकेशन होना स्टार्ट होता है। किस रीजन से रेप्लिकेशन होना स्टार्ट होगा? प्रमोटर रीजन से सर। उसके बाद क्या है? स्ट्रक्चरल जीन है। ये जो होता है स्ट्रक्चरल जीन वाला जो रीजन है, ये मेन पार्ट होता है। ये सारे के सारे जीन को क्या करता है? अपने आप में होल्ड करके रखता है, या फिर जो फिजिकल इंफॉर्मेशन है या जो केमिकल इंफॉर्मेशन होती है बॉडी को, मेन इंफॉर्मेशन यहीं पे प्रेजेंट रहती है। आखिरी जो स्ट्रक्चर होता है उसे क्या कहा जाता है? टर्मिनेटर साइट। टर्मिनेटर साइट क्या है? ये वाली रीजन को रिप्रेजेंट करता है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअल में? यहाँ पे जब भी टर्मिनेशन के साइट में रो फैक्टर आकर के अटैच हो जाएगा, तो उसके बाद से जो आरएनए का फॉर्मेशन हुआ है और आरएनए यहाँ पे जो अभी ज्वाइंट है, इस पोर्शन से क्या हो जाएगा? डिटैच हो जाएगा। ये समझ सकते हैं आप, है ना। कुल मिलाकर के इस फ्रेगमेंट से जितना जो कॉपी होना था डीएनए, यहां पे आकर के क्या होगा? सेपरेट हो जाएगा। क्या चीज सेपरेट होगी? न्यू कॉपी ऑफ डीएनए और आरएनए जो इस स्ट्रक्चर से बनेगा, वो एंडिंग वाले डीएनए के पोर्शन से सेपरेट हो जाएगा। कुल मिलाकर के रेप्लिकेशन यहां पे एंड होगा, जिसे क्या बोला जाएगा? टर्मिनेटर साइट कहा जाएगा। वही यहां पे लिखा गया है। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज catalyzes the polymerization in only one direction, that is 5 dash to 3 dash, है ना, 5 dash to 3 dash। अब ये क्या कह रहा है सर? ये क्या बोल दिया आपने? ये तो समझ में ही नहीं आया हमें। अरे रुको बच्चों, बता रहे हैं, बहुत इजी सा कंसेप्ट है। ये सिर्फ इतना कहना चाह रहा है कि भाई ये जो 3 डैश से 5 डैश जो रीजन होती है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, जिसे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कह रहे हैं, इस पे डिपेंड रह करके आरएनए पॉलीमरेज दोस्तों, आरएनए पॉलीमरेज ये जो एंजाइम है दोस्तों, ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये वाली टेम्पलेट डीएनए में डिपेंड रह करके किस रीजन से अपने आरएनए का सिंथेसिस करता है? तो आप कहेंगे 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? टेम्पलेट डीएनए का यूज करके आरएनए का फॉर्मेशन किस स्ट्रैंड के डायरेक्शन में होता है? तो 5 to 3 डैश के डायरेक्शन में होता है। यही चीज स्टेटमेंट में बोली गई है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी चीजें। तो अभी मैंने बताया ट्रांसक्रिप्शन यूनिट किन किन सेगमेंट से बना होता है। एक प्रमोटर रीजन, उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर साइट होती है। पहला जो टेम्पलेट, पहला स्ट्रैंड को क्या कहा जाता है? टेम्पलेट। दूसरे को क्या कहा जाता है? कोडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। The DNA strand having polarity 3' to 5', इसे ही क्या कहा जाएगा? टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाएगा। इसी चीज को मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। The other strand of DNA having polarity 5 to 3' is called coding strand कहा जाएगा इसे। All the reference point is defining a transcription unit is made with coding strand only, not the template strand। यही चीज को एक्सप्लेन किया गया है कि कोडिंग स्ट्रैंड क्या होता है और टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होती है। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में ये 5 डैश और ये 3 डैश एंड है डीएनए की। तो जो मेन जो जीन का पोर्शन होता है, जिसे हम स्ट्रक्चरल जीन भी कहते हैं, तो इस स्ट्रैंड में जो मेन जीन की जो साइट होती है, जो वो जो सिंगल साइट होती है,
उसे ही क्या कहा जाएगा, सिस्ट्रॉन कहा जाएगा। तो सिस्ट्रॉन क्या होती है, मेन एज वेल एज जो सिंगल साइट होती है डीएनए में स्ट्रक्चरल जीन की, उसे ही क्या कहा जाएगा, सिस्ट्रॉन कहा जाएगा। और ये जो मोनोसिस्ट्रोनिक क्या होता है दोस्तों, मोनोसिस्ट्रोनिक का मतलब होता है जो यूकैरियोट का जो स्ट्रक्चरल जीन जो होता है, जो एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करता है, क्या करता है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन का जो फॉर्मेशन करता है, इसे ही क्या कहा जाता है दोस्तों, मोनोसिस्ट्रोनिक कहा जाता है। अब बात आती है दोस्तों कि जो डीएनए है, अब ये बात आती है कि जो डीएनए है साथियों, इससे ऑलवेज ये जो डबल स्ट्रैंड है दोस्तों, उससे सिर्फ और सिर्फ एक आरएनए की स्ट्रैंड का क्यों फॉर्मेशन होता है, ओनली सिंगल आरएनए की स्ट्रैंड का फॉर्मेशन क्यों होता है, ये डबल आरएनए की स्ट्रैंड का फॉर्मेशन आखिर क्यों नहीं होता है? क्योंकि भाई देखिए, डीएनए में दो स्ट्रैंड है, तो दो में से एक स्ट्रैंड टेम्पलेट का यूज करके आरएनए का क्यों फॉर्मेशन हो रहा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रैंड का ही क्यों फॉर्मेशन हो रहा है आरएनए का। बात आती है, ऐसा भी तो हो सकता है आरएनए का भाई ये डबल स्ट्रैंड का दो अलग अलग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन, पहली वाली जो स्ट्रैंड थी, पहली वाली जो स्ट्रैंड थी, ये स्ट्रैंड से क्या कॉपी बन गई, कॉपी नंबर ए बन गया, और जो दूसरी वाली स्ट्रैंड है दोस्तों, इससे क्या बन गया दोस्तों, कॉपी नंबर बी आरएनए बन गया। तो पहले से क्या बना दोस्तों, कॉपी नंबर ए आरएनए बना, सेकंड वाली स्ट्रैंड से कॉपी नंबर बी आरएनए का फॉर्मेशन हो गया। तो उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, ये प्रोटीन नंबर 1 का फॉर्मेशन करेगा, क्या करेगा दोस्तों, प्रोटीन ए का फॉर्मेशन करेगा, ये क्या करेगा दोस्तों, प्रोटीन बी का फॉर्मेशन करेगा, है ना, प्रोटीन बी का फॉर्मेशन, ये प्रोटीन ए और ये क्या करेगा, प्रोटीन बी का फॉर्मेशन करेगा। तो एक ही जो डीएनए है ये क्या कर रहा है, दो अलग अलग प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है, और दो अलग अलग प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है, तो दो डिफरेंट फिजिकल एक्सप्रेशन बॉडी में एक्सप्रेस होने लगेंगे। क्या होगा, जिसके कारण दो अलग अलग फिजिकल एक्सप्रेशन बॉडी में एक्सप्रेस होने लगेंगे। तो इस कारण से एक ही फिजिकल कैरेक्टर की दो अलग अलग फिजिकल एक्सप्रेशन हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, बॉडी में एक अलग टाइप का एक्सप्रेशन क्या होगा, एक्सप्रेस होगा, जिसके कारण से ये अलग अलग आरएनए का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि भाई डीएनए से जब दो अलग अलग आरएनए बनेंगे तो वो दो अलग अलग आरएनए दो अलग प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे, और एक फिजिकल एक्सप्रेशन एक्सप्रेस होना चाहिए, लेकिन एक ही जीन दो फिजिकल एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करेगा। जीन कितना, एक जीन कितने फिजिकल एक्सप्रेशन को शो करेगा, एक की ही बॉडी में दो फिजिकल एक्सप्रेशन। अरे तो इस तरीके से क्या होगा, बॉडी के मेटाबॉलिज्म में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी आ जाएगी, जिसके कारण से इस तरीके की प्रोसेस होती ही नहीं है ना, इस कारण से इस तरीके की प्रोसेस नहीं होती है। इसलिए डबल हेलिकल जो डीएनए है उससे सिर्फ एक आरएनए बनता है, और एक आरएनए एक सिंगल प्रोटीन, और सिंगल प्रोटीन एक सिंगल फिजिकल एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है या शो करने का काम करता है। आई बात समझ में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था साथियों। और एक और चीज है दोस्तों, है ना, एक और चीज है, चलो मान लेते एक्सप्रेशन तो शो हो गया, एक्सप्रेशन शो हो गया, लेकिन क्या हो गया, मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी भी आ जाएगी, क्योंकि दो अलग अलग प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है ना। लेकिन उससे पहले भी आप ये समझिए, ये 3' 5' एंड, ये 5' और ये 3' एंड, तो क्या हो रहा है दोस्तों, दो आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, ये आरएनए की कॉपी नंबर 1 और ये आरएनए की कॉपी नंबर 2। तो दोनों के दोनों आरएनए की कॉपी क्या हो जाएगी दोस्तों, एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक दूसरे के लिए दोनों के दोनों आरएनए की कॉपी क्या हो जाएगी,
कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगी, और कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगी तो ये अगेन क्या कर लेंगे, ये एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेंगे। किसके जरिए फॉर्मेशन करेंगे, बॉन्ड को बना करके आपस में बॉन्ड बना लेंगे और आरएनए का फॉर्मेशन कर लेंगे, जो कैसा होगा, हो सकता है डबल हेलिकल हो, एक दूसरे के लिए क्या हो, कॉम्प्लीमेंट्री तो हो गई, हो सकता है डबल हेलिकल हो, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री होने के कारण जब डबल हेलिक्स का फॉर्मेशन हो जा रहा है तो इससे प्रोटीन का फॉर्मेशन ही आखिर कैसे होगा, तो इससे प्रोटीन का फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो फिजिकल एक्सप्रेशन होना असंभव हो जाएगा, फिजिकल एक्सप्रेशन होना असंभव हो जाएगा। क्यों असंभव हो जाएगा भाई, क्योंकि जो आरएनए की एक सिंगल स्ट्रैंड बनती है उससे ही तो प्रोटीन बनता है। अब जब आरएनए की ऐसे कॉइल्ड स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा तो भाई इस तरीके से अलग से प्रोटीन का फॉर्मेशन करा पाना ये क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। इसलिए इसलिए बॉडी में इस तरीके की प्रोसेस नहीं होती है। आई बात समझ में, यही चीज को मैंने यहां पे लिखा हुआ है, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको इतनी चीजें समझ में आई है तो रिप्लाई करिए, कुछ ना समझ में आया हो तो तुरंत ही मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिए ताकि मैं उस चीजों का समाधान कर सकूं। तो इसका मतलब है सारी चीजें आपको समझ में आ रही है, कोई भी चीजों में दुविधा में नहीं है आप, तो आगे की कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो भाई ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है प्रोकैरियोट में, ये चीज हम समझने का प्रयास करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों, और अक्सर आपके बोर्ड की एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो बहुत अच्छी तरीके से मैं बताऊंगा, कंसेप्चुअल चीज बताऊंगा। और अभी का जो लेक्चर आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं, अगर अभी समझ में आया होगा और पिछला लेक्चर आपने देखा होगा तो ये चीज बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, है ना। तो ट्रांसक्रिप्शन में मैंने बताया क्या होता है दोस्तों, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से एक आरएनए की स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है ना, आरएनए के स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। किस तरीके से होता है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया तीन रीजन होते हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और एक टर्मिनेटर रीजन होता है, किसमें, डीएनए में होता है। तो जब इन और कितने स्टेप में ये होता है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस, तो आप कहेंगे सर ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है ये टोटल 3 स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। कितने स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी, 3 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले क्या होगा, इनिशिएशन स्टेप होगा। इनिशिएशन का मतलब क्या है दोस्तों, इनिशिएशन में ये सबसे पहले क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज जो प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस या न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट में जो प्रेजेंट रहता है दोस्तों, वो आकर के अटैच होता है किस रीजन से, प्रमोटर रीजन से आकर के अटैच होता है। लेकिन उसे कैसे पता चलेगा आरएनए पॉलीमरेज को कि भाई प्रमोटर रीजन कहां पे है, तो सिग्मा फैक्टर, ये जो सिग्मा फैक्टर है वो इनिशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि ये प्रमोटर साइट में प्रेजेंट हो जाता है। कहां पे आ जाता है ये, प्रमोटर साइट में सिग्मा फैक्टर आकर के अटैच हो जाता है, प्रमोटर साइट में सिग्मा फैक्टर आकर के अटैच हो जाता है। और प्रमोटर साइट में जब जैसे ही सिग्मा फैक्टर आकर के अटैच होता है तो आरएनए पॉलीमरेज को ये चीज समझ में आ जाती है कि भैया यहाँ पे क्या है, सिग्मा फैक्टर है, तो मुझे भी आकर के इस प्रमोटर साइट में अटैच होना है। तो अब जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज अटैच होता है तो रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, डीएनए से आरएनए की स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाती है, उसी चीज को इनिशिएशन कहते हैं। अब इनिशिएशन जैसे हो रहा होगा तो धीरे धीरे ये सिग्मा फैक्टर कहां मूव करता है, लेफ्ट साइड से राइट वाली साइड में मूव करना स्टार्ट होता है। सिग्मा फैक्टर जैसे जैसे आगे मूव करता है तो उसी तरीके से और वही सीक्वेंस में दोस्तों
आरएनए की धीरे 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 एक लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सिग्मा फैक्टर अभी सेंटर में आ गया, पहले कहां पे था, स्टार्टिंग में था, स्टार्टिंग में था तो क्या हुआ, आरएनए का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ, बाय विच इंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज की प्रेजेंस के कारण। और इसके बाद आरएनए की एक लंबी स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद क्या होगा, इलोंगेशन होना। इलोंगेशन का मतलब क्या, इलोंगेशन का मतलब ही है आरएनए की एक लॉन्ग स्ट्रैंड बनेगी। किस वजह से बनेगी, तो आप कहेंगे सर सिग्मा फैक्टर के मूव करने से, आगे की ओर मूव करने से क्या होता है, आरएनए की लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होने लगता है और ये बेस पेयर में कोडिंग करने लगते हैं, जिसके कारण से आरएनए की लॉन्ग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। इस टर्म को इलोंगेशन ऑफ आरएनए, इलोंगेशन कहा जाता है। उसके बाद आखिरी स्टेप होती है जिसे क्या कहा जाता है, टर्मिनेशन कहा जाता है। टर्मिनेशन वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो डीएनए है उसकी जो एंडिंग वाली साइट होती है वहां पे रो फैक्टर आकर के अटैच हो जाता है। क्या अटैच हो जाता है, रो फैक्टर आकर के अटैच हो जाता है। कहां पर आकर के अटैच हो जाता है दोस्तों, तो 5 डैश वाली जो एंड होगी, 5 डैश वाली एंडिंग वाला जो डीएनए का सेगमेंट वाला रीजन रहेगा, डीएनए का एंड रीजन रहेगा, वहां पे रो फैक्टर आकर के अटैच हो जाता है, जिसके कारण से आरएनए पॉलीमरेज को ये पता चल जाता है क्योंकि यहाँ पे रो फैक्टर है, तो रो फैक्टर है तो अब मुझे क्या करना है, जितनी भी लंबी चेन आरएनए की बनी है उसको अब ये डीएनए की साइट से रिलीज कर देना है। क्या कर देना है, जो भी अभी डीएनए की साइट एंडिंग वाली है जिसमें क्या अभी जुड़ा हुआ है, आरएनए जुड़ा हुआ है, अब क्या हो गया है, बेस पेयर के ऐड करने का काम अब समाप्त हो गया है। समाप्त कैसे हो गया है, कैसे पता चला, आरएनए पॉलीमरेज किससे अटैच हो गया, रो फैक्टर से अटैच हो गया, एंड वाले डीएनए के सेगमेंट से। तो क्योंकि रो फैक्टर है यहाँ पे तो इससे पता चल गया, किसको पता चला, आरएनए पॉलीमरेज को पता चला कि अब मुझे आरएनए के इस सेगमेंट को डीएनए की एंडिंग से अलग कर देना है, डीएनए की एंडिंग से आरएनए को अलग कर देना है। जैसे ही वो अलग करेगा एक कंप्लीट आरएनए के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। जैसे वो अलग करेगा एक कंप्लीट आरएनए के सेगमेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा साथियों। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाएगा। बहुत ही आसान था और आसान शब्दों में मैंने आपको समझाया है। उसी चीज को मैंने यहां पे लिखा है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीटेड इन 3 स्टेप्स। सबसे पहला क्या है, इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू स्पेसिफिक साइट कॉल्ड प्रमोटर रीजन। प्रमोटर ऑफ डीएनए इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इनिशिएशन फैक्टर या फिर सिग्मा फैक्टर से ये क्या होता है, आइडेंटिफाई होता है। देन क्या होता है, इलोंगेशन होता है। RNA polymerase unzipped the DNA double helix formed an open loop, है ना। इसका क्या मतलब होता है, इलोंगेशन के प्रोसेस में हम देख रहे हैं जो डीएनए के जो सेगमेंट है ये क्या हो रही है, अभी जैसे क्लोज थी, क्लोज होने के बाद क्या हो रहा है, अनजिप हो रही है और ये क्या होते जा रही है, ओपन होते जा रही है। कहां पे ये रिप्रेजेंट किया गया है, तो यहाँ पे रीजन में रिप्रेजेंट किया गया है क्या स्ट्रक्चर को, अनजिप्ड स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट किया गया है। मतलब कि जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर था एक दूसरे के अराउंड वो क्या हो रहा है, ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो एकदम हेलिकली क्या था, एकदम जुड़ा हुआ था, वाइंडेड था, ये धीरे धीरे अनजिप्ड हो रहा है। और अनजिप्ड होने के कारण क्या हो रहा है, ये सिग्मा फैक्टर आगे मूव कर रहा है जिसके साथ साथ आरएनए में बेस का ऐड होना स्टार्ट हो रहा है और साथ ही साथ आरएनए में ऐड होते जा रहा है बेस का एक सीक्वेंस और आरएनए की एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन हो रहा है।
उसी चीज को क्या बोला गया है, इलोंगेशन कहा गया है। और आखिरी में क्या होता है, टर्मिनेशन होता है। टर्मिनेशन का मतलब क्या है, आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज द टर्मिनेटर जीन बाय टर्मिनेशन फैक्टर कॉल्ड रो फैक्टर, है ना। उसी चीज को यहाँ पे क्या बताया है मैंने, ये रो फैक्टर क्योंकि एंडिंग वाला या टर्मिनेटर साइट में प्रेजेंट रहता है, इस फैक्टर के प्रेजेंस के कारण आरएनए पॉलीमरेज को पता चलता है कि भाई अब मुझे क्या करना है, आरएनए की एक लंबे सेगमेंट को इस डीएनए के साइड से अलग कर देना है, डीएनए के साइड से अलग कर देना है, और एक इस तरीके से कंप्लीट आरएनए का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। द आरएनए पॉलीमरेज सेपरेटेड फ्रॉम डीएनए एंड ऑल्सो ट्रांसक्राइब आरएनए, उसे चीज को मैंने लिखा है कि भाई इस तरीके से एंडिंग में ये आरएनए का जो पूरा पोर्शन है वो टर्मिनेटर साइड से अलग हो जाता है। अब ये लास्ट टॉपिक समझ लेते हैं दोस्तों, क्योंकि दोनों की दोनों चीजें कनेक्टेड है ना, इसलिए अभी बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आखिरी जो कंसेप्ट है हमारा ट्रांसलेशन का, उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो ट्रांसलेशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है दोस्तों जिससे क्या होता है, आरएनए से दोस्तों एक प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, या फिर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो आरएनए से एक लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड, कौन सी एसिड दोस्तों अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता है, किससे, लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता है आरएनए से। और क्या बनता है, प्रोटीन का एक लॉन्ग चेन बनता है, और प्रोटीन फिजिकल एक्सप्रेशन को पजेस करता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी हो सकता है, प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन बीइंग हो, कुछ भी हो सकता है। तो ट्रांसलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें टीआरएनए का फॉर्मेशन होता है और इसके बाद प्रोटीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से, अमीनो एसिड के फॉर्मेशन से, अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन की फॉर्मेशन से प्रोटीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होना, इस प्रोसेस को ही ट्रांसलेशन कहा जाता है। अब ट्रांसलेशन किस तरीके से होता है दोस्तों, ट्रांसलेशन किस तरीके से होता है, क्या क्या कंपोनेंट लगते हैं दोस्तों। ट्रांसलेशन में सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए कि राइबोसोम का इंपॉर्टेंस है ना, ये क्या चीज का, राइबोसोम। राइबोसोम क्या है दोस्तों, एक ऑर्गेनेली है, ये क्या प्रोवाइड करता है दोस्तों, ये प्रोवाइड करता है अमीनो एसिड को प्रोवाइड करता है। अमीनो एसिड क्यों जरूरी है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होने के लिए जरूरी है। इसके अलावा क्या चीज की इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, टीआरएनए है ना, टीआरएनए, आरआरएनए है ना, और कौन सा आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ये तीनों चीजों की इंपॉर्टेंस है। तो क्या हुआ, डीएनए से जैसे ही आरएनए बना, आरएनए ने क्या बनाया, एमआरएनए का फॉर्मेशन किया, एमआरएनए ने क्या करा दोस्तों, आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए की मदद लेते हुए क्या किया दोस्तों, एक टीआरएनए का फॉर्मेशन किया, और टीआरएनए ने क्या किया दोस्तों, एक फिजिकल एक्सप्रेशन को दोस्तों बॉडी में शो किया, कैसे, अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करके। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ट्रांसलेशन कहा जाता है। तो क्या हुआ दोस्तों, टीआरएनए ने क्या किया दोस्तों, क्या किया इसने, अमीनो एसिड का फॉर्मेशन किया मोटे मोटे तौर पे। तो क्या हो रहा है, जैसे कि हम ये देख पा रहे हैं, ये क्या है दोस्तों, ये जो स्ट्रक्चर जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये जो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया गया है, ये आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बात करी गई है। कौन से आरएनए के बारे में बात करी है, तो ये मैसेंजर आरएनए के बारे में बात करी गई। ये कैसे बना, ट्रांसक्रिप्शन से बना, मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन हुआ। फ्रॉम व्हाट, तो आप कहेंगे सर डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या हो गया, मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन हुआ। मैसेंजर आरएनए में दोस्तों सबसे पहले जो टीआरएनए था दोस्तों, टीआरएनए में सबसे पहले अमीनो एसिड आकर के अटैच हुआ। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है दोस्तों, फर्स्ट स्टेप ये है कि जो टीआरएनए था उसमें अमीनो एसिड आकर के अटैच हुआ,
जिसके कारण दोस्तों ये जो टीआरएनए है ये एक्टिवेट हो गया और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? अमीनो एकाइलेशन। क्या कहा जाता है? अमीनो एकाइलेशन कहा जाता है या फिर एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए कहा जाता है। तो टीआरएनए कैसे एक्टिवेट हुआ? इसमें अमीनो एसिड आकर के अटैच हुआ जिसके कारण से अब टीआरएनए एक्टिवेट हो गया। ये जो टीआरएनए है दोस्तों ये आकर के स्टार्टिंग कोडॉन जो है एमआरएनए का स्टार्टिंग कोडॉन जो है उससे आकर के अटैच होता है और स्टार्टिंग कोडॉन कौन सा है दोस्तों? एयूजी है ना। एयूजी क्या है? स्टार्ट कोडॉन है। यहां पे आकर के ये टीआरएनए बाइंड होता है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप ये है एक लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ राइबोसोम सब यूनिट आ करके इस रीजन में एमआरएनए के रीजन में आकर के अटैच होता है और ये टाइम टू टाइम अमीनो एसिड का सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। तो क्या हो रहा है फिर उसके बाद? एक लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम यहां पर टीआरएनए के साथ आकर के लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम टीआरएनए के साथ आकर के चिपक जाता है, जुड़ जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों? अब इस स्ट्रक्चर को, कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा? इनिशिएशन कहा जाएगा। तो पहला स्टेप क्या इनिशिएशन का? टीआरएनए अमीनो एसिड के साथ बाइंड करता है। लेट्स से ये टीआरएनए है लेकिन ये स्ट्रक्चर स्मॉल है, इसके साथ कौन आकर के अटैच हो जा रहा है? अमीनो एसिड आकर के अटैच हो जा रहा है। इस प्रोसेस को क्या कहा जा रहा है? अमीनो एकाइलेशन या फिर स्टार्टिंग ऑफ इनिशिएशन। क्या बोला जा रहा है? अमीनो एकाइलेशन कहा जा रहा है। उसके बाद क्या होगा दोस्तों? एक लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आकर के अटैच होगा। किस साइट में आकर के अटैच होगा? तो आप कहेंगे नियर स्टार्ट कोडॉन सर। स्टार्ट कोडॉन में आकर के कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या होगा? अटैच होगा और अटैच होने के कारण क्या होगा दोस्तों? इनिशिएशन की प्रोसेस होगी। क्या होगी? इनिशिएशन की प्रोसेस होगी। तो एयूजी जो स्टार्ट कोडॉन है उसमें कौन सा सीक्वेंस आकर के अटैच होगा? एडेनिन यूरेसिल से बाइंड करेगा, यूरेसिल एडेनिन से बाइंड करेगा, ग्वानिन साइटोसिन से बाइंड करेगा। तो एयूजी जो है ये स्टार्ट कोडॉन क्या चीज का फॉर्मेशन करेगा? ये यूएसी ये कोडॉन का फॉर्मेशन करेगा। इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? इनिशिएशन कहा जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होती है दोस्तों? इलोंगेशन होती है। इलोंगेशन वो प्रोसेस है जिसमें ये जो टीआरएनए है वो एमआरएनए के लंबे स्ट्रैंड में आगे की ओर मूव करता है और जैसे ही वो लेफ्ट से राइट की ओर मूव करता है तो साथ ही साथ अमीनो एसिड की एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन भी करते जाता है। जैसे जैसे वो लेफ्ट से राइट आगे की ओर ये मूव करता है टीआरएनए, एक तरीके से वो रीडिंग का जो काम करता है उसी समय एक लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होते जाता है। इस प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है? इलोंगेशन कहा जाता है। इलोंगेशन में क्या होता है? अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता है दोस्तों। और एट द एंड क्या होता है? कंप्लीशन ऑफ अमीनो एसिड फॉर्मेशन होता है। लेकिन कैसे होगा? कैसे पता चलेगा कि भाई ये जो एंड है ये आरएनए की, एमआरएनए की एंड वाला रीजन है। अब मुझे इस साइड से ये जो अमीनो एसिड है उसको रिलीज करना है। तो यहाँ पे प्रेजेंट रहता है एक कोडॉन जिसे क्या बोला जाता है? स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन कौन कौन से होते हैं? यूएजी होता है दोस्तों, यूएजी होता है या फिर यूएए होता है या फिर अगला जो है क्या होता है दोस्तों? यूएए होता है। ये जो तीन कोडॉन, अगर तीनों में से कोई एक भी कोडॉन एंडिंग रीजन ऑफ एमआरएनए में प्रेजेंट रहते हैं
तो ये गाइड करते हैं कि अमीनो एसिड अब तो तू बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर चुका है, अब तुझे क्या करना है अमीनो एसिड, अब तुझे इस रीजन से हमेशा के लिए अलग हो जाना है। क्या हो जाना है अमीनो एसिड, क्योंकि तू अब एंड वाले रीजन जिसे स्टॉप कोडॉन कहते हैं यहां पर आकर के तू अटैच हो गया है। तो मैं तुझे गाइड करूंगा क्योंकि मैं स्टॉप कोडॉन हूं, मेरा काम ही है कि भाई अब ट्रांसलेशन की प्रोसेस को स्टॉप करना, खत्म करना। कैसे खत्म करना, तो अमीनो एसिड को यूएजी के साइड से रिलीज कर देना, अमीनो एसिड को एंडिंग साइट या फिर स्टॉप कोडॉन के साइड से रिलीज कर देना। और जैसे ही वो रिलीज करके छोड़ देगा अमीनो एसिड को तो क्या हो जाएगा, एक लार्ज सेगमेंट ऑफ अमीनो एसिड का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा साथियों। तो क्या हो रहा है, टर्मिनेशन जो हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, स्टॉप कोडॉन यूएजी यूएए या यूजीए प्रेजेंट है, और ये जो कोडॉन प्रेजेंट है ये गाइड करता है अमीनो एसिड का सेपरेशन करवाता है। क्या कराएगा, सेपरेशन कराएगा। किसका सेपरेशन कराएगा, अमीनो एसिड का सेपरेशन कराएगा। किससे सेपरेशन कराएगा, स्टॉप कोडॉन या फिर एंड वाले एमआरएनए के रीजन से सेपरेशन कराएगा। इस प्रोसेस को ही क्या कहा जाएगा, ट्रांसलेशन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा दोस्तों, ट्रांसलेशन कहा जाएगा। उसी चीज को मैंने 3 स्टेप में आपको बताया है जो अभी एक्सप्लेन किया था। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, टीआरएनए चार्जिंग होती है। इसमें क्या होता है, इसी चीज को मैंने लिखाया है, द प्रोसेस ऑफ अटैचिंग एन अमीनो एसिड टू respective tRNA is known as अमीनो एसिड एक्टिवेशन या अमीनो एकाइलेशन ऑफ टीआरएनए, है ना, टीआरएनए चार्जिंग भी कहते हैं। फिर क्या हो रहा है दोस्तों, इनिशिएशन की प्रोसेस हो रही है। इनिशिएशन में क्या हो रहा है दोस्तों, टीआरएनए अटैच हो जा रहा है एक स्टार्ट कोडॉन से, जिसे क्या बोल रहे हैं, एयूजी कहा जा रहा है। और ये किससे बाइंड हो जा रहा है, एमआरएनए के राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड हो जा रहा है। उसके कारण क्या हो रहा है दोस्तों, इनिशिएशन की प्रोसेस हो रही है। फिर उसके बाद क्या होता है, इलोंगेशन होता है। इलोंगेशन में क्या होता है दोस्तों, एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। वैसे तो पहले ही हो गया इनिशिएशन से, लेकिन और लंबी चेन का फॉर्मेशन होना शुरुआत हो जाता है, जिसे इलोंगेशन कहते हैं। एट द एंड क्या होता है, टर्मिनेशन होता है। टर्मिनेशन में कौन कौन से स्टॉप कोडॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, यूएए, यूएजी और यूजीए। तो ये तीनों के तीनों कोडॉन या तीनों में से कोई एक कोडॉन, कौन सा, तीनों में से कोई एक कोडॉन प्रेजेंट हो सकता है एंडिंग रीजन ऑफ एमआरएनए। लेट्स से ये क्या है, एमआरएनए, इसका ये जो एंडिंग रीजन है यहाँ यूएए प्रेजेंट है, तो ये गाइड करेगा कि भैया अभी जो तू अमीनो एसिड जो तू मेरे से बना है, मेरा सहारा लेकर के, किसका सहारा लेकर के, एमआरएनए का सहारा लेकर के, ये जो अमीनो एसिड तू मेरे से बना है, अब क्या हो जा, मेरे से अलग हो जा। किस किस कोडॉन के जरिए ये इंफॉर्मेशन मिलेगी, यूएए कोडॉन या स्टॉप कोडॉन, यूजीए यूएजी कोडॉन के जरिए ये इंफॉर्मेशन मिलेगी। When this happens, the translation stops and newly processed polypeptide chain is released। उसी चीज को मैंने बोला, पॉलीपेप्टाइड चेन क्या हो जाएगी, अब इस स्टॉप कोडॉन वाले रीजन से अलग हो जाएगी और एक कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो दोस्तों समय समाप्त होता है, तो आज के लिए इतना ही। और दोस्तों अब से हम क्या करने वाले हैं, हमारे टाइम को थोड़ा सा इंक्रीज करने वाले हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत सारा बचा हुआ है साथियों। तो आप लोग को थोड़ा पेशेंस रखना होगा, पेशेंस रख करके क्लासरूम में और बैठना होगा। ज्यादा नहीं दोस्तों, मैक्स टू मैक्स 20 to 25 मिनट्स की क्लास आपकी ज्यादा होगी, हर दिन ऐसा ही होगा, ताकि आपका सिलेबस टाइम में ही कंप्लीट हो पाए, है ना। और आपको नीट के लिए भी तो सिलेक्शन निकालना ही है, बोर्ड एग्जाम भी अब आपका करीब आ गया है, नीट के लिए भी सिलेक्शन निकालना है। तो आज के लिए इतना ही साथियों, बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा होगा तो उसको देखिए,
और आज का जो टॉपिक हमने बताया ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक को भी एक बार घर में जाकर के फिर से वीडियो लेक्चर को देखिए और साथ में नोट्स भी बनाइए, है ना, नोट्स भी बनाइए, वीडियो लेक्चर भी देखिए, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से सारी चीजें फिट हो जाए। फिर हम अगले लेक्चर में जेनेटिक कोड पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बसंत पंचमी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बसंत पंचमी की। और आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार।